BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। मदारकायद बेहुरमती केस पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात की इंक्वायरी मुकम्मल, जिम्मेदार अफसरान ओहदों से सुबकदोश। IG सिंध के वाक़े की फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर की गई। ISPR का कहना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात पर मुताल्लिक़ अफसरान को जिम्मेदारियों से हटाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत फी मन 1650 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया है। शिबली फराज ने इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काबीना इजलास में फैसला किया गया है कि गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपये होगी। हमें अवाम और किसान दोनों का ख्याल रखना है ताकि अवाम को महंगा आटा ना मिले और किसानों को भी मुनासिब कीमत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपने खून पसीने की मेहनत से कमाई करता है। मुकम्मल लॉकडाउन तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए नुकसानदेह है। कोरोना बहरान में आलमी मालियाती इदारों और G20 को गरीब ममालिक की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कौंसिल के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहते हैं, दुनिया में कोरोना वायरस से 5 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं और कोरोना से पूरी दुनिया की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। पूरी दुनिया की मईशत सुस्त रवि का शिकार है, जबकि कोरोना से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में मुतालबा। रूसी सदर पुतिन का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब। रूस में बहुत जल्द तीसरी कोरोना वैक्सीन भी रजिस्टर्ड कर ली जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के अरकान कोरोना से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं, जबकि सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के लिए शंघाई ताउन तंजीम के अरकान को मिलकर काम करना होगा। रूस की पाकिस्तान और चीन के साथ मुश्तरका फौजी मुशक्क़तें जारी हैं और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहां है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से काज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर सज्जाद अहमद सुहेर ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नामजद सफ़ीर सज्जाद अहमद सुहेर को काज़ाकिस्तान में तकर्रूरी पर मुबारकबाद दी। सदर आरिफ अलवी ने सियासी, तिजारती, सकाफती और दिफाई शोबों में काज़ाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसाअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि काज़ाकिस्तान भी चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से मुस्तफ़ीद हो सकता है। नामज़द सफ़ीर दोनों ममालिक के माबैन पार्लिमानी और सकाफती रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें करें। बड़े शहरों के बाद मुल्क के छोटे शहरों में भी कोरोना वबा पंजे गाड़ने लगी। मुल्तान में मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 8 मरीज वेंटिलेटर पर। बढ़ते केसेस के पेश नज़र मुतादिद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कारोबारी मराकज़ शाम 7 बजे तक बंद करने की हिदायत जारी। सिंध के तालीमी इदारों में आलमी वबा कोरोना के केसेस में हौलनाक इजाफा देखने में आया है। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के तालीमी इदारों में योमिया 22.3 केसेस रिपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक 2 महीनों में तालीमी इदारों में 1317 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची का जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। जिला शर्की के तालीमी इदारों में 251, वस्ती में 208, कोरंगी में 127 केसेस रिपोर्ट हुए। प्लॉट केस में भी नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने जायदाद का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। लीग इकाई की तरफ से कोई वकील भी पेश ना हुआ। अदालत ने केस दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे बहाल ना होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब कर लिया। ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। अदालत उज़्मा के रिमार्क्स। वज़ीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी का कहना है कि एक मखसूस टीवी चैनल हमारे इदारे के खिलाफ झूठी खबरें चला रहा है। हमने इन्हें कहा कि हमारे मौक़िफ़ को भी सुना जाए। इस हवाले से वज़ीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी का BTV को खुसूसी इंटरव्यू। इस्लामाबाद में साइंस के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बच्चियों के लिए साइंस में रोजगार का माहौल बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ तब मास्क, हिफाजती किट्स, तमाम अशिया हम चीन से मंगवा रहे थे। 4 से 5 महीने बाद मास्क, हिफाजती किट्स पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है तो बच्चों को साइंस की जानिब लाना होगा। दुनिया भर में आज साइंस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की फहरिस्त में 113 से 107वें नंबर पर जा पहुंचा है। ताहम अब भी मुल्क में साइंसी सोच और तालीम के फरोग के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस दिन को मनाने का मकसद साइंस के फैज़ बरक़ात का एतराफ़ करना और दुनिया भर को इसके मुस्बत असरात से आगाही देना है। रवा बरस इस दिन का मरकज़ी ख्याल आलमी वबा के तनाज़ुर में साइंस की अहमियत का एतराफ़ करना है।
नगोर्नो काराबाख तनाज़े पर अज़रबैजान, आर्मीनिया और रूस के दरमियान अमन मुआहिदे तय पा गए। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पेशिन्यन ने नगोर्नो काराबाख तनाज़े पर रूस और अज़रबैजान के साथ अमन मुआहिदे तय पाने का ऐलान किया और इसे एक तकलीफ दे मुआहिदा करार दिया। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म का कहना था कि मैंने मुआहिदे पर दस्तखत का फैसला अस्करी सूरत हाल का इंतहाई बारीक बीनी से जायजे की बुनियाद पर किया और मुझे ये एतमाद है कि मौजूदा सूरत हाल में यही बेहतरीन हल है। अज़रबैजान के सदर ने कहा कि मुआहिदे के तहत बगैर किसी खून रेजी के हमारे इलाके हमें वापस मिलेंगे, जबकि खित्ते में अज़रबैजान के इन इलाकों में जहां आर्मीनियन आबाद हैं वहां तमाम फौजी ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने CTBCM के तफसीली डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक CTBCM के मंजूर शुदा तफसीली डिज़ाइन के मुताबिक मुसाबकती बिजली ये मार्केट अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान में फ़ाल हो जाएगी। CTBCM मुल्क की बिजली की तलब को पूरा करने के लिए कारोबारी शफाफियत, अदायगी के ज़वाबित और पैदावारी सलाहियत की मुनासिब दस्तयाबी लाएगी। पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला, मेहमान टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। उस्मान कादिर की तबाहकुन बॉलिंग, 13 रन्स के एवज 4 शिकार। करियर का आखिरी मैच खेलने वाले एल्टन चिगम्बुरा को पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फेयरवेल। और खातून खलाबाज दूसरे सैयारे पर पहुंची तो हैरान रह गईं। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून ड्रिफ्टर की नई झलकियां जारी। फिल्म 1 दिसंबर को तहलका मचाएगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का एहतसाब। अदालत के बयान में कहना था कि कोरोना वबा में जेल में जैसे मैं रहा हूँ मेरा अल्लाह जानता है और वायरस के दौरान मैं खुद अपनी मदद आपके तहत दवाई लेता रहा। लाहौर के एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत में हमजा शहबाज ने अदालत से कहा वो कुछ कहना चाहते हैं और इस पर अदालत ने इन्हें बात करने की इजाजत दे दी। हमजा शहबाज ने कहा, मैं 17 माह से अदालतों में पेश हो रहा हूँ। इस दौरान बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया जाता रहा। अचानक से बख्तरबंद गाड़ी ले आए। गुज़िश्ता समाअत के लिए मैं बर वक्त जेल के बाहर निकल आया था। मैंने इनकार नहीं किया था। पुलिस अफसरान जानबूझकर मेरे लिए बख्तरबंद गाड़ी लाए। लीगी रहनुमा ने अदालत को बताया कि सबको इल्म है मेरी कमर में शदीद तकलीफ है। मैं गाड़ी के लिए 2.5 घंटे इंतजार करता रहा। पुलिस वालों को कहा गाड़ी तब्दील कर लें और अदालत ले चलें। हमजा शहबाज का कहना था कि कोरोना वबा में जेल में जैसे मैं रहा हूँ मेरा अल्लाह जानता है। कोरोना वायरस के दौरान मैं खुद अपनी मदद आपके तहत दवाई लेता रहा। उन्होंने अदालत में कहा कि एक शख्स मुंह पर हाथ मार कर कहता है कि मैं अब देख लूंगा। इस पर फाजिल जज ने हमजा शहबाज को हिदायत की कि यहाँ सियासी बात ना करो, अदालत में कानून की बात करो। अपनी सफाई में और कुछ कहना है तो कहो। अदालत ने हुकाम से सवाल किया कि क्या किसी मुलजिम को जेल में लाने के लिए कोई कानून या SOPs हैं। इस पर एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया कि ऐसा कोई कानून या SOPs नहीं। फाजिल जज ने हिदायत की कि अदालतों में पेश होने वाले तमाम मुलजिमान की पेशी के लिए SOPs बनाए जाएं। अगर आपने मुलजिमान की पेशी के लिए कोई क्लास बनाई है तो वो भी बनाएं। अदालत ने 17 नवंबर की आइंदा समाअत पर तमाम अफसरान को दोबारा तलब कर लिया। सिंध रेंजर्स ने कराची में आवाम की हिफाजत के लिए SOS अलर्ट नामी एक मोबाइल एप्लीकेशन का ऐलान किया है जो रेंजर्स को किसी भी हंगामी सूरत हाल से आगाह करेगा। पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के एक बयान के मुताबिक सिंध रेंजर्स ने कराची में अवाम की हिफाजत के लिए SOS अलर्ट नामी एक मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ कराई। शहर में बढ़ते हुए जराइम की शरह के तनाजुर में कराची की अवाम में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाने के लिए ऐप को शुरू किया जा रहा है। बयान के मुताबिक ये ऐप अस्पतालों, बैंकों, तालीमी इदारों, कारोबारी बरादरियों और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। ताहम शहर भर में हर एक को ये सहूलत फराहम नहीं की जाएगी क्योंकि लाखों बाशिंदे हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, SOS अलर्ट ऐप पर रजिस्टर्ड कोई भी शख्स रेंजर्स को हंगामी सूरत हाल के बारे में आगाह करने के अहल होगा। इसके बाद सिंध रेंजर्स की सहूलत के अहदेदार अपने काबू खाने के जरिए करीबी गश्त को हंगामी जगह पर भेजेंगे। सिंध रेंजर्स जदीद इदारों के तकाजों के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़म है। रेंजर्स लोगों से हंगामी सूरत हाल और वाक़यात की बर वक्त इत्तला देने पर जोर दे रहे हैं ताकि अहलकार बर वक्त जवाब दे सकें और जराइम का खात्मा कर सकें। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है तो बच्चों को साइंस की जानिब लाना होगा।
दुनिया भर में आज साइंस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसकी मुनासबत से इस्लामाबाद में मुनाकिदा तकरीब से वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बच्चियों के लिए साइंस में रोजगार का माहौल बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ तब मास्क, हिफाजती किट, तमाम अशिया हम चीन से मंगवा रहे थे। 4 से 5 महीने बाद मास्क, हिफाजती किट्स पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दी। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है तो बच्चों को साइंस की जानिब लाना होगा। बच्चियों के लिए साइंस में रोजगार का माहौल बहुत अच्छा है। वही मुल्क आगे जाएंगे जिनका मुस्तकबिल साइंस, इल्म और दलील के साथ वाबस्ता है। दूसरी जानिब उन्होंने रवां साल दिसंबर तक 38 इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ कराने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि नए MOU के तहत जर्मन कंपनी 3 मराहिल में सरमायाकारी करेगी। उनका कहना था कि इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की तनसीबात, बस ऑपरेशन और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के हवाले से उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस मंसूबे से 3 से 4 अरब अमरीकी डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आएगी। उन्होंने कहा कि बरकी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराने से हुकूमत की पॉलिसी चेक पर तेजी से काम आएगा। वज़ीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी का कहना है कि एक मखसूस TV चैनल हमारे इदारे के खिलाफ झूठी खबरें चला रहा है। हमने इन्हें कहा है कि हमारे मौक़िफ़ को भी सुना जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में 3 हफ्ते के पोल्ट्री ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध भर से लोगों ने शिरकत की, जिसमें पोल्ट्री के तमाम मराहिल के बारे में बताया गया। इस दौरान BTV की टीम को तमाम सेक्शंस का दौरा भी कराया गया, जिसमें अंडे से लेकर मुर्गे तक का सफर शामिल है। करंगी में फैक्ट्री में 10 से 15 हजार अंडे रखने की सहूलत मौजूद है। मुर्गे की वैक्सीन के लिए एक लैब भी मौजूद है। वज़ीर लाइव स्टॉक और फिशरीज अब्दुल बारी पताफी ने BTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग हमारे काम देखे बिना तनकीद करते हैं। देखें, ये कुछ अरसे से एक चैनल और एक नुमाइंदे की तरफ से मुसलसल एक प्रोपेगेंडा चल रही है हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ, और उसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या अनासर हैं, कौन क्या क्या चीज़ें हैं इन्वॉल्व हैं, उसको भी हम देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि वो जितनी रिपोर्टिंग हो रही है वो सारी 100% फेक रिपोर्टिंग हो रही है, और वो बग़ैर किसी बुनियाद के उन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात लगाने, वो ऑन एयर कर देने, फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता ये कुछ भी नहीं है। और हम उनके खिलाफ पैमरा में जा रहे हैं, और मैंने उनको कहा है कि भाई आप बराए मेहरबानी हमें अपने प्रोग्राम में लें। अगर वो हमें अपने प्रोग्राम में नहीं लेते तो फिर हम अपने वर्कर्स, हम अपने डिपार्टमेंट के लोग लेके उनके चैनल के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे कि आप आएँ और हमारा भी मौक़िफ़ लें। और जब तक ये नहीं करते हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह पे ये बताते रहेंगे कि एक चैनल है और एक नुमाइंदा है जो हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये देखें, हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम चलते रहते हैं। पोल्ट्री के हवाले से पोल्ट्री मैनेजमेंट, उनकी अपना वैक्सीनेशन, उनकी ट्रीटमेंट, अच्छा फिर कौन सी ब्रीड्स हैं। उसके बाद हमारी एक ट्रेनिंग होती है कि मुर्गी ने अंडा दिया, फिर अंडे से बच्चा आया, फिर बच्चा वो बड़ा हुआ, तो ये पूरी प्रॉपर जो है हम उनको प्रोसेस जो है वो सारा का सारा उनको ट्रेन करते हैं। इसी तरीके से हमारे सारे डिपार्टमेंट्स में हमारी ब्रीडिंग में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग हो गई, मैनेजमेंट की हो गई, हमारे हस्बेंड्री में वैक्सीनेशन की, ट्रीटमेंट की, जितनी ट्रेनिंग्स हैं फिशरीज़ में, ये हमारी गाय बगाए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं और सारा साल चलती रहती है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 800 रोज़ मुकम्मल हो गए, ताहम इस अरसे में आवाम के लिए अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। इदारा शुमारियात की पेश करदा दस्तावीज़ के मुताबिक मुल्क के 17 बड़े शहरों की औसत कीमत की बुनियाद पर हुकूमत के 800 रोज़ के दौरान चीनी औसतन 45 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55.49 रुपये फ़ी किलो थी, जो बढ़कर अब 101 रुपये 47 पैसे फ़ी पर है, जबकि चीनी की फ़ी किलो कीमत 103 रुपये तक भी जा पहुंची थी। दस्तावीज़ में बताया गया कि अगस्त 2018 था नवंबर 2020 के दौरान दाल माश 102 रुपये, दाल मसूर 47 रुपये, दाल मूंग 119 रुपये, दाल चना 26 रुपये, जबकि बकरे का गोश्त 203 रुपये और गाय का गोश्त 98 रुपये फ़ी किलो महंगे हुए। PTI हुकूमत के 800 रोज़ में आटे का 20 किलो का थैला भी महंगा हुआ। अगस्त 2018 में आटे के 20 किलो थैले की औसत कीमत 771 रुपये थी, जो बढ़कर अब 989 रुपये हो गई। इदारा शुमारियात की दस्तावीज़ के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के दौर में ताज़ा दूध 20 रुपये फ़ी लीटर, दही 19 रुपये, आलू 40 रुपये, प्याज 37 रुपये,
चावल 15 रुपए, लहसुन 114 रुपए और मुर्गी जिंदा ब्रायलर 89 रुपए फी किलो, जबकि 2.5 किलो घी का टन 160 रुपए महंगा हुआ। इसी अरसे के दौरान अंडों की कीमतों में 72 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ। हुक्काम ने बताया कि मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट और गैस की कीमतों में 334% तक इजाफा हुआ, जबकि कीमतों में इजाफे का बिजली और गैस सार्फिन पर मजमूई तौर पर 550 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। अगस्त 2018 से नवंबर 2020 के दौरान $1 36 रुपए महंगा होकर 123 से बढ़कर 159 रुपए का हो गया, जबकि डॉलर की बुलंद तरीन सतह एक मौके पर 167 रुपए पर भी पहुंच गई थी। दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के दौर में औसत महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माली साल 2019 से 2020 में महंगाई की औसत शरह 10.74% रही, जो माली साल 2017 से 2018 में 4.68% थी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे केस में पाकिस्तान रेलवे और सिंध हुकूमत को तौहीन अदालत के शोकास नोटिस जारी किए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फाजुल बेंच ने कराची सर्कुलर रेलवे केस पर समाअत की। अदालत उज़्मा ने रेलवे ट्रैक से तजावुज़ात का खात्मा न करने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को तौहीन अदालत के शोकास नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने दोनों अफसरान को 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने और आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने DGFWO को भी ज़ाती हैसियत से पेश होकर वजाहत देने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बावजूद तजावुज़ात खत्म करके सर्कुलर रेलवे पर काम शुरू नहीं किया गया। अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी, सबको बुलाएंगे, जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को भी तलब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक फर्द सेहत सहूलत प्रोग्राम के जरिए सिर्फ एक CNIC दिखाकर 10 लाख रुपए तक मुफ्त तिब्बी इमदाद हासिल कर सकता है। KPK हुकूमत ने सूबे भर में सेहत सहूलत प्रोग्राम को बढ़ाया और इसका इस्तेमाल आसान बना दिया है। इससे कबल हुकूमत की जानिब से सिर्फ वो खानदान जो सेहत इंसाफ कार्ड दिया गया था वो मुफ्त सेहत के मंसूबे के अहल थे, लेकिन अब कोई भी जो KPN का रिहायशी हल्के से है या उनके CNIC पर मुस्तकिल एड्रेस है वो इस कार्ड का अहल है। वज़ीर बराए इत्तलात कामरान खान बंगश ने बताया, मिसाल के तौर पर अगर एक पेशावर का आदमी कराची में रिहाइश पजीर है तो वो किसी भी इंदराज शुदा अस्पताल में मेडिकल कवरेज का फ़ायदा उठा सकता है। मजीद बताया, रकम हर साल तजदीद की जाती है और एक ऐसे ख़ानदान को पेश की जाती है जिसमें एक जोड़े और उनके बच्चे शामिल होते हैं। यही वजह है कि नादरा ने मर्दों से अपनी शादियों के रजिस्ट्रेशन करने को कहा है, लिहाजा उनके कुंबे में दर्ज हैं। इस मंसूबे में मामूली सर्जरियों के लिए 40,000 रुपये, बड़ी सर्जरियों के लिए 4 लाख रुपए और मुकर्ररा दवाइयों समेत दीगर अखराजात के लिए 2 लाख रुपए तक की आसानी फराहम की है। KPK वजीर बंगश ने वजाहत की कि ट्रांसजेंडर लोग प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें ये जाहिर नहीं करना होगा कि वो एक कुंबे का हिस्सा हैं। इन्हें सेहत का इनफरादी अहाता मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा में कुल 249 तगय्युर पजीर अफराद नादरा के साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 2017 की मरदमशुमारी से मालूम हुआ कि वहाँ 1200 से ज़्यादा रहते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बड़े शहरों में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद को खतरनाक करार दे दिया। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 16.6% के साथ सबसे ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना केसेस में हालिया इजाफे का तफसीली जायजा लिया गया। सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी। NCOC हुकाम ने कहा कि बड़े शहरों में मुस्बत केसेस का तनासुब तेजी से बढ़ रहा है और मुल्क भर में शरह 4.5% हो गई है। हुकाम ने मजीद कहा, 15 बड़े शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बहुत ज्यादा है। हैदराबाद 16.6% के साथ मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। गिलगित में शरह 15.38, मुल्तान में 15.97%, मुजफ्फराबाद में शरह 14.12%, मीरपुर में 11.11% है। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.69, कोयटा में 8.03% है। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 7.48%, कराची में 7.12% है। लाहौर में केसेस की शरह 5.37% और रावलपिंडी में 4.63% है। NCOC हुकाम ने मजीद कहा कि मुल्क भर में 4,136 मुकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए TTQ हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जा रहा है। हालिया पाबंदियां 16 बड़े शहरों में 31 जनवरी 2021 तक नाफिज रहेंगी।
کراچی میں شادی ہال مالکان ایسوسی ایشن نے شادی ہال بند کرنے سے انکار کر دیا۔ شادی ہال ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شادی ہالز کی بندش کسی صورت قابل قبول نہیں۔ شادی ہال ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی ہم 7 ماہ کی بندش کے دوران مقروض ہو گئے ہیں، دوبارہ شادی ہالز کی بندش کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ایسوسی ایشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم ایس او پیز پر مکمل عمل کرتے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ پارکس میں پروگرام رکھیں، ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں ایس او پیز پر عمل کون کرائے گا۔ شادی ہال کے ایک ملازم کا کہنا تھا کہ ہم محدود دہاڑی پر کام کرتے ہیں، بال بچے والے ہیں، بے روزگاری سے مسائل بڑھ جاتے ہیں، شادی ہالز ایک بار پھر بند ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ کورونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ بے روزگاری نہ ہو۔ کورونا وائرس کو نظر انداز کرنے والے حضرات ہو جائیں ہوشیار۔ کورونا وائرس کو نظر انداز کرنے والوں کا یہ وائرس کیا حل کرتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایسے لوگ جو کورونا کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے لیے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کمزور صحت والوں کو بیمار کرتا ہے۔ یہ وائرس ان کو بھی نہیں چھوڑتا جو اسے نظر انداز کرتے ہیں، یہ انہیں بھی بیمار کر دیتا ہے۔ WHO کے سربراہ نے جنیوا میں اجلاس سے خطاب میں کہا، ہم کورونا وائرس سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، لیکن وائرس نہیں تھکا۔ اپنے خطاب میں ٹیڈروس نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمالا ہیرس کو مبارکباد بھی دی اور کہا، ہم نئی امریکی انتظامیہ سے باہمی اعتماد سازی کے ساتھ مل کر کام کے منتظر ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ اور جرمنی کی دوا ساز کمپنیوں نے اپنی مشترکہ تجرباتی کورونا وائرس کی ویکسین کے 90% سے زیادہ مؤثر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی کامیابی دنیا کے لیے بڑی خبر ہے۔ کورونا سے بچاؤ کی نئی آنے والی ویکسین کے 90% مثبت نتائج آئے ہیں۔ امریکی فارما کمپنی فائزر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کورونا ویکسین کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جس کے 90% مؤثر نتائج سامنے آئے ہیں۔ CEO فائزر البرٹ برلا کا کہنا تھا کہ آج انسانی تاریخ اور سائنس کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے جنگلی حیات کے تحفظ اور نایاب جانوروں کی افزائش نسل کے لیے اہم اقدامات، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی اعلیٰ رائل اتھارٹی جنگلی حیاتیات کو فروغ دینے کے لیے قومی مرکز نے اعلیٰ کے محفوظ قومی جنگل شرعان میں متعدد نایاب جانور چھوڑ دیے ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق نایاب جانوروں کے تحفظ اور افزائش پروگرام کے تحت 25 جنگلی پہاڑے، الریم نسل کے 50 ہرن، عام 20 ہرن، الوزیحی نسل کے 10 عرب نژاد ہرن جنگل میں آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں۔ نایاب جانوروں کی نسل کو فروغ دینے کے اس پروگرام میں اعلیٰ کے شہریوں، نجی تنظیموں کے نمائندوں اور کئی عہدیداروں میں تعاون کیا ہے۔ یہ اقدام اس لیے کیا گیا ہے کہ ماضی میں یہاں یہ جانور اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے تھے اور اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ سینٹر کے ایگزیکٹو چیئرمین محمد قربان نے بتایا کہ متعلقہ اداروں کے تعاون اور اشتراک سے اس طرح کے اور بھی مزید جانور جلد ہی جنگل میں چھوڑے جائیں گے تاکہ ان کی نسل پھر سے فروغ پا سکے۔ فائزر کمپنی نے کووڈ-19 کے خلاف ویکسین کی انسانی آزمائش کے ابتدائی نتائج کا اعلان کر دیا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی پشت پر جرمن نژاد ترک میاں بیوی کا نہایت اہم کردار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 55 سالہ اوور شاہین اور ان کی 53 سالہ بیوی اولزم توریکی دونوں ہی پیشے کے لحاظ سے سائنسدان ہیں جو کینسر کی امیونوتھراپی میں بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ نیو یارک میں قائم فائزر کمپنی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ویکسین 43,000 سے زائد افراد پر آزمائی گئی ہے، جس میں امریکی، جرمن اور ترک شامل ہیں، لیکن در حقیقت ایک اور جرمن کمپنی بایون ٹیک نے اس اہم ویکسین میں نہایت کامیاب کردار ادا کیا ہے۔ یہ کمپنی جرمنی میں پناہ لینے والے ترک جوڑے نے قائم کی ہے۔ جرمن شہر مینز میں قائم بایون ٹیک اس لحاظ سے ایک بڑی کمپنی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے جس نے کورونا ویکسین کے لیے بڑے پیمانے میں طبی آزمائش کی ہے اور اب تک نئی ویکسین 90% مؤثر ثابت ہوئی ہے اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی سامنے نہیں آئے۔ اب حال یہ ہے کہ اوور شاہین اس وقت جرمنی کے 100 امیر ترین افراد میں شامل ہیں اور کمپنی کے بورڈ اراکین میں ان کی بیگم بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال بایون ٹیک کے اثاثے 4.6 ارب ڈالر تھے اور گزشتہ ہفتے اس کی حصص 21 ارب ڈالر تک پہنچ چکے تھے۔ یہ جوڑا کینسر کے ابھرتے ہوئے علاج یعنی امیونوتھراپی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ 2008 میں اس کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اب تک بہت ترقی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اوور انتہائی منکسر المزاج اور سادہ ہیں۔ وہ اہم کاروباری میٹنگ میں سادہ سی جینس پہن کر آتے ہیں اور سائیکل ہیلمٹ پہن کر پشت پر بیگ لٹکائے سائیکل چلاتے نظر آتے ہیں۔ اوور شاہین ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اور وہ جرمنی کے شہر لوکون کے ایک اسپتال میں ڈاکٹر بن گئے جہاں ان کی ملاقات اولزم سے ہوئی۔ یہ دونوں سائنسی تحقیق کے جنونی بھی ہیں اور اپنی شادی کے روز بھی جرمنی کے شہر ہومبرگ میں ایک تجربہ گاہ میں سائنسی تفتیش میں مصروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود جسم کی امینیاتی دفاعی نظام کو سرطان سے لڑنے پر نمایاں تحقیق کی ہے اور یوں کینسر امیونوتھراپی کی راہیں ہموار ہوئی ہیں۔ سال 2001 میں انہوں نے گینیمیٹ کے نام سے ادارے کی بنیاد رکھی جہاں کینسر سے لڑنے والے اینٹی باڈیز پر کام آگے بڑھا اور یہی تجربہ کورونا ویکسین سازی میں بھی کام آیا۔ تاہم 2016 میں یہ کمپنی جاپان کو تقریباً
तकरीबन $1.4 अरब में फरोख्त कर दी गई। फिर दोनों ने एक और कंपनी बायोटेक की बुनियाद रखी। इस मरतबा शाहीन और ओल्जम ने mRNA यानी पैगाम रसा DNA मॉलिक्यूल को सरतान से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। जनवरी 2020 में चीन के शहर वुहान में कोरोना वबा फूटने के बाद ओवर शाहीन ने mRNA से वैक्सीन बनाने पर काम शुरू कर दिया। लाइट स्पीड नामी प्रोजेक्ट के तहत बायोटेक ने 500 माहिरीन के स्टाफ को तहकीक पर लगा दिया ताकि कोविड-19 के खिलाफ मौसर कंपाउंड्स भी तलाश किए जा सकें। अब इस तमाम काविश का फल इस वैक्सीन की सूरत में दुनिया के सामने है। भारतीय शहरियों की जानिब से सड़कों पर कचरा फेंकने की आदत का सबक सिखाने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से अनोखा इकदाम किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय शहर काकीनाडा के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सड़कों पर कचरा फेंकने वाले शहरियों के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का सबक सिखाने के लिए एक अनोखी हिकमत अमली अपनाई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सड़कों पर कचरा फेंकने वाले शहरियों के घरों में कचरा भेजना शुरू कर दिया ताकि इन्हें एहसास हो कि ये कचरा सड़कों पर फेंक कर वो शहर आलूदा कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुद लोगों के घर गए ताकि इन्हें यह मालूम हो सके कि कौन म्यूनिसिपल वर्कर्स को कचरा देता है और कौन नहीं। जब इनको इन घरों का मालूम हुआ जो म्यूनिसिपल वर्कर्स को कचरा नहीं देते तो फिर उन्होंने सड़कों के कचरे को हर उस घर में भेजा जो कचरा म्यूनिसिपल वर्कर्स को देने के बजाय सड़कों पर फेंकने के आदी थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर का कहना था कि वो ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि शहरियों को इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का एहसास होने के साथ साथ शहर साफ रखने के हवाले से आगाही भी हो। भारतीय शहरियों की जानिब से म्यूनिसिपल कमिश्नर के इस इकदाम को खूब सराहा जा रहा है। टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा ने पाकिस्तानियों की ज़हनियत से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी। जानिए इस रिपोर्ट में। चंद रोज कबल जन्नत मिर्जा ने सोशल मीडिया पर अपने एक मद्दाह से बात करते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर छोड़कर जापान मुंतकिल हो रही हैं और जब मद्दाह ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा और प्यारा है लेकिन यहाँ के लोगों की ज़हनियत अच्छी नहीं है, इसलिए वो जापान मुंतकिल होना चाहती हैं। जन्नत मिर्जा के इस बयान पर न सिर्फ उनके मद्दाह काफी मायूस हो गए थे बल्कि पाकिस्तानियों की ज़हनियत के हवाले से दिया गया बयान बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से जन्नत मिर्जा पर काफी तनकीद भी की गई थी। लेकिन अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन के दौरान अपने बयान की वजाहत की है। जन्नत मिर्जा ने कहा कि बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स ने ये खबर चलाई कि जन्नत मिर्जा पाबंदी के कल्चर की वजह से पाकिस्तान छोड़ रही हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं पाबंदी के कल्चर की वजह से अपना मुल्क छोड़ना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मैंने पाकिस्तान छोड़ने की बात इसलिए कही थी क्योंकि इन दिनों टीवी पर बच्चियों और खवातीन के साथ ज्यादती के हवाले से बहुत ज्यादा खबरें आ रही थीं। जन्नत मिर्जा ने मोटरवे ज्यादती केस के बारे में बात करते हुए कहा कि खातून के साथ ज्यादती होने पर पुलिस ऑफिसर CCPO उमर शेख ने उल्टा उस खातून को ही कसूरवार करार देते हुए कहा था कि इस औरत को अकेले घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। लिहाजा मैंने पाकिस्तानियों की खराब ज़हनियत का लफ्ज सबके लिए नहीं बल्कि इस पुलिस ऑफिसर की तरह के कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। जन्नत मिर्जा ने अपने मद्दाहों को मुखातिब करते हुए कहा, आप लोग तो जज्बाती हो जाते हैं। वीडियो में जन्नत मिर्जा ने अपने मुस्तकबिल के मंसूबों से आगाह करते हुए कहा कि मैं अभी कैमरे के आगे तो काम कर रही हूं, लेकिन अब मैं कैमरे के पीछे भी काम करना चाहती हूं और मैं बतौर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम करना चाहती हूं। वाज़ेह रहे कि जन्नत मिर्जा पाकिस्तान की पहली स्टार हैं जिनके टिकटॉक पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ फॉलोवर्स मौजूद हैं। ये किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी स्टार से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी कबूतर है जिसकी हिफाजत पर 24 घंटे बॉडीगार्ड मामूर होते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का महंगा तरीन कबूतर जिसकी कीमत इस वक्त $15 लाख यानी 22 करोड़ रुपए है और इसकी हिफाजत पर 24 घंटे गार्ड भी मामूर होते हैं। ये कबूतर बेल्जियम का रिहायशी है। इस कबूतर की अहमियत कुछ यूँ है कि ये परवाज के मुकाबलों के लिए सबसे तेज रफ्तार कबूतर है और अपने मालिक के लिए लाखों रुपए कमा कर देता है। हाल ही में एक बोली में इसकी कीमत $15 लाख लगाई गई है। बेल्जियम में फिजाई मुकाबलों के लिए तेज रफ्तार कबूतर के माहिर हॉक वॉन डिवावर ने इस कबूतर को परवान चढ़ाया है। अब इन्होंने अपने तमाम कीमती कबूतरों को फरोख्त करने का ऐलान किया है। इनमें किम भी शामिल है जो बहुत सी फिजाई परवाजें जीत चुका है और कमी मुकाबले में अव्वल नंबर भी आता रहा है। ये मादा कबूतरी है जिसे किम का नाम दिया गया है और अब तक ये दुनिया का सबसे कीमती कबूतर भी है। गुज़िश्ता हफ्ते जब इस कबूतर की बोली लगाई गई तो सिर्फ 1.5 घंटे में ही किम की बोली लगी और अब तक $13 लाख कीमत लगाई जा चुकी है। ताहम बोली अब भी जारी है और 15 नवंबर को बोली हतमी तौर पर खत्म कर दी जाएगी, जबकि तवक्का है कि ये कबूतर $15 लाख में फरोख्त हो जाएगा। हॉक वॉन डिवावर के मुताबिक ये कबूतर जिस नस्ल से ताल्लुक रखता है वो तेज रफ्तार परवाज के जबरदस्त माहिर होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कबूतर की हिफाजत के लिए बाकायदा एक सिक्योरिटी कंपनी की खिदमात ली गई हैं, जिसके गार्ड हर वक्त कबूतर के लिए चौकन्ना रहते हैं।
دنیا بھر میں شہرت پانے والے اور بچوں بڑوں سب کی من پسند اینیمیٹڈ سیریز اسکوبی ڈو کے شریک تخلیق کار کین اسپیئر 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ امریکن ٹی وی ایڈیٹر اور رائٹر کین اسپیئر کے صاحبزادے کا اپنے والد کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ان کے والد کی موت ڈیمنشیا کی عام قسم لیوی باڈی ڈیمنشیا میں پیش آنے والی پیچیدگیوں کے باعث ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کین کو ان کی عقل و فہم، داستان گوئی، خاندان سے وفاداری اور اپنے کام سے مضبوط تعلق کی بنیاد پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کین اسپیئر کے صاحبزادے کا کہنا تھا کہ کین اپنی زندگی میں بھی ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل تھے اور اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ واضح رہے کہ 1969 میں کین اسپیئر نے امریکن رائٹر اور کارٹونسٹ جوئے روبی کے ساتھ مل کر مشہور زمانہ کارٹون سیریز اسکوبی ڈو ویئر آر یو تخلیق کی تھی، جبکہ جوئے روبی رواں برس ماہ اگست میں انتقال کر گئے تھے اور اب کین اسپیئر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ PSL 5 کے پلے آف میچز کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، جبکہ نیشنل اسٹیڈیم میں عملہ سپورٹنگ پچز بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ PSL 5 پلے آف میچز کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ PSL 5 کے کورونا کی وجہ سے ملتوی شدہ میچز اب رواں ماہ کراچی میں ہو رہے ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم میں شیڈیول مقابلوں کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ عملہ سپورٹنگ پچز بنانے کے لیے سرگرم ہے، جہاں بیسٹ مینو کا راج ہوگا۔ روایتی طور پر اسپانسرز کو بھی مدد ملے گی۔ دوسری جانب اطراف میں پریکٹس ٹریکس کی تیاری بھی حتمی مراحل میں داخل ہو گئی۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے میچز بند دروازے کے پیچھے ہوں گے۔ مرکزی عمارت کے مختلف حصوں میں صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش کا کام بھی جاری ہے۔ بڑے پینفلیکس لگائے جا رہے ہیں۔ چاروں ٹیموں کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ایونٹ کے آغاز سے ایک روز قبل متعلقہ ادارے اسٹیڈیم کو سخت حفاظتی حصار میں لے لیں گے۔ دوسری جانب میچز کے لیے شہر کو سجانے کا بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کراچی کے مرکزی چوراہوں پر کھلاڑیوں کی تصاویر بھی آویزہ نہیں کی گئیں، چراغاں بھی نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے ایسا اہتمام کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد ان مقامات پر آ کر جمع ہوتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور کمشنر کراچی کی دوہری ذمہ داریاں سنبھالنے والے افتخار شلوانی آرگنائزر کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ ان کی ترکی میں ہونے کی وجہ سے کمیٹی کا اجلاس ابھی تک نہیں ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 15 نومبر کو ان کی وطن واپسی پر اہلیان شہر کی جانب سے ٹیموں کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے لیے استقبالیہ تقریب کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.bdn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔